नमस्ते विद्यार्थियों। आज एमए फाइनल के भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और अब तक भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए, भारतीय राजनीति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का हमने अध्ययन करने का प्रयास किया था, और जिसमें कानूनी दृष्टिकोण, संस्थात्मक दृष्टिकोण और इसके अलावा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसके अलावा राजनीतिक विकास वाला दृष्टिकोण, इन सब पर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला था, समझने का प्रयास किया था। और अंतिम रूप से हमने राजनीतिक विकास दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला था। और आगे आज हम चलते हैं अन्य जो दृष्टिकोणों के माध्यम से हम भारतीय राजनीति को अध्ययन कर सकते हैं, इस पर आगे विचार करेंगे। तो राजनीति विकास वाला जो मॉडल था, जिसमें हमने बताया था कि जो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में जो विभिन्न पश्चिमी देशों के अंतर्गत जो विकास के मॉडल स्थापित हुए हैं, चाहे वो औद्योगिकीकृत समाज हो, चाहे लोकतंत्र की व्यवस्था हो, सामाजिक परिवर्तन हो या आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, इन सब के माध्यम से भारतीय राजनीति व्यवस्था को अध्ययन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। और इस रूप में, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग जो अब तक था, जो राजनीति में भाग नहीं लेता था, उस वर्ग के द्वारा भागीदारिता की जाने लगी है, उसके माध्यम से राजनीति को समझा जा सकता है। लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं नए मॉडल के रूप में की गई हैं, वोटिंग सिस्टम किया गया है, उन सब के माध्यम से हम भारतीय राजनीति को समझ सकते हैं। ऐसा राजनीतिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन करने की विद्वान लोग बात करते हैं। तो इसके अलावा हम जो विद्वान हैं, प्रमुख विद्वान हैं, उन्होंने कुछ और भी मॉडल दिए हैं जिनके माध्यम से भारतीय राजनीति व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के द्वारा उनका, ऐसे विद्वानों का मानना है कि इसके माध्यम से भी भारतीय राजनीति को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। और इसके जो समर्थक हैं, F.G. बैली है, सोमजी है, S.C. दुबे हैं, योगेश अटल हैं इत्यादि, ये जो विद्वान है वो उनका मानना है कि जिस तरीके से समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी भी समस्या को समझने के लिए एक इकाई को चुन लिया जाता है और शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता उस इकाई के अंतर्गत घुल मिल जाता है, वहाँ की संस्कृति को अपना लेता है, वेशभूषा को अपना लेता है, खान पान को अपना लेता है, उनके बीच में जा कर के रहने लगता है, और उन सब उनके जो जितने भी रीत रिवाज हैं, प्रक्रिया हैं, गतिविधियां हैं, सोच है, उन सब को उनके बीच में जा कर के वो समझने का प्रयास करता है। और वहाँ पर जिससे कि वो लोग ये समझें कि ये अपने ही बीच का व्यक्ति है और अपने ही उसको बातों को समझने या ढंग से समझने का प्रयास कर रहा है। तो इसके बाद में, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में जो अध्ययन करता है वो अवलोकन के माध्यम से अपने जो भी महसूस ये करता है, जो भी इसको अनुभव होते हैं उस दौरान, उन सबको बाद में लिपिबद्ध करता है अपने अनुभव के आधार पर। और इससे ये माना जाता है कि जो ग्रामीण स्तर की या बिल्कुल निचले स्तर की जो भावना है, लोगों की भावना है, लोगों की सोच है, लोगों के विचार हैं, उन सबको वो अच्छी तरीके से समझ पाता है और उसको लिपिबद्ध करता है, और उसके सुधार के आधार पर वो राजनीति को एक दिशा देने का प्रयास करता है, और राजनीति के माध्यम से उसमें क्या सहयोग किया जा सकता है, क्या उसमें विकास के मॉडल लागू किए जा सकते हैं, उस तरीके से भारतीय राजनीति को समझने का एक सामाजिक जो मॉडल है या सामाजिक टेक्निक है, सर्वे है, उस सर्वे के माध्यम से हम भारतीय राजनीति को समझ सकते हैं, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। तो एकदम सूक्ष्म स्तर पर, निचले स्तर पर जाकर के अवलोकन किया हुआ होता है, ऐसा मानना है, और उसी से ग्रामीण राजनीति, पंचायती संस्थाओं और ये जो छोटी छोटी समूह इत्यादि, उन सब की भावनाओं को समझा जा सकता है इस मानव शास्त्रीय
दृष्टिकोण के माध्यम से। इसके अलावा जो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो गांधीवादी दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति को अच्छा समझा जा सकता है और उसका अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा जैसे प्रोफेसर B.R. मेहता हैं और श्रीमन नारायण जो अग्रवाल हैं, इनका ऐसा मानना है। क्योंकि जो मॉडल भारतीय राजनीति को समझने के लिए जिन जिन मॉडलों को, जिन जिन दृष्टिकोणों को हम के माध्यम से हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करते हैं वो सारे पश्चिमी मॉडल हैं, पश्चिमी विद्वानों के द्वारा दिए हुए मॉडल हैं। तो वो पश्चिमी जो वहाँ की सोसाइटी है, समाज है, वहाँ की मॉडल हैं, उनके वहाँ की जो राजनीति है उसके हिसाब से बनाए हुए हैं। तो प्रोफेसर B.R. मेहता और श्रीमन नारायण और के अग्रवाल के माध्यम का मानना है कि भारतीय राजनीति को यदि सही तरीके से और बिल्कुल उसके अंदर जा कर के समझना है तो हम गांधीवादी मॉडल के माध्यम से ही समझ सकते हैं। पश्चिमी मॉडल जो हैं दिए हुए हैं उनके माध्यम से भारतीय राजनीति को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ की जो लोगों की भावनाएं हैं, नैतिकता हैं, धार्मिकता हैं, यहाँ की समझ है, सोच है, उस सबको हम गांधीवादी मॉडल के माध्यम से या गांधीवादी दृष्टिकोण के माध्यम से ही समझ सकते हैं। पश्चिम का अंधा अनुकरण करना भारतीय राजनीति को समझना नहीं है, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ही अध्ययन इसका किया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भारतीय राजनीति को समझने के लिए एक और जो दृष्टिकोण है जो विश्व स्तर पर चल रहा है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। और कुछ विद्वानों का जैसे रजनी पामदत्त है, अयोध्या सिंह है, A.R. देसाई हैं, B.R. मेहता हैं, इनका मानना है कि भारतीय राजनीति को सही तरीके से समझने के लिए हमें मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाना चाहिए, उसी से भारतीय राजनीति को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। उनका मानना है कि जो पश्चिम के जो मॉडल हैं, पश्चिम की जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण जो है एक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन करते हैं, उनकी प्रक्रियाओं का औपचारिक अध्ययन करते हैं, कानूनी तरीके से अध्ययन करते हैं। और ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण तरीका नहीं है किसी भी राजनीति को समझने के लिए, वो भारतीय राजनीति पर सही तरीके से लागू नहीं होता है। तो व्यवहार में जो जैसे एक और बात वो कहते हैं कि सूक्ष्म या छोटी इकाई स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है उसको बड़े स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा मार्क्सवादी लोगों दृष्टिकोण का मानना है। वो कहते हैं कि किसी भी राजनीति को समझने के लिए, वहाँ के व्यवहार को समझने के लिए समग्रवादी दृष्टिकोण को या समग्रवादी जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। व्यष्टि स्तर की जो अध्ययन होते हैं वो उनको सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है या बड़े स्तर पर उनको लागू करना बहुत सारी खामियां उसमें रह जाती हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक असफल या खामियों युक्त तरीका होगा। तो उनका समयवादी जो दृष्टिकोण है, उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण वालों का मानना है कि जो सामाजिक जीवन का जो आर्थिक पहलू है उस आर्थिक पहलू को सर्वोच्चता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक जो शक्तियाँ होती हैं वही सत्ता में निहित रहती हैं, उनके पास में ही हमेशा सत्ता रहती है और आर्थिक शक्तियाँ ही के अधीन ही राजनीतिक शक्तियाँ या सत्ता रहती है। और उनकी जो दबाव हैं, उनके जो शक्तियाँ हैं, उनके जो प्रयोग हैं या उनके दबाव हैं, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता राजनीतिक सत्ता के द्वारा। तो इसलिए आर्थिक पहलू का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी समाज व्यवस्था में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। और जो बुर्जुआ वर्ग होता है वही हमेशा शासन करता है, ऐसा मार्क्सवादी लोगों का मानना है। तो भारतीय जो राजनीति है या भारतीय जो संविधान है वो बुर्जुआ लोगों का या जो धनिक वर्ग है उसके द्वारा बनाया हुआ संविधान है। और भारतीय राजनीति में आज भी जो लोकतंत्र लागू किया हुआ है उसमें ही जो पैसे वाले लोग होते हैं उन पैसे वालों का ही वर्चस्व है और उनके द्वारा ही मूलतः मार्क्सवादी दृष्टिकोण का ये मानना है कि भारत में जो व्यवस्था लागू की गई है मूलतः वो पूंजीवादी व्यवस्था है। और क्योंकि भारतीय संविधान भी पूंजीवाद को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है और जो मॉडल हमने संसदीय मॉडल अपनाया है भारत के अंतर्गत वो इंग्लैंड से लिया हुआ है जो कि पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय राजनीति है
उसमें हम पूंजीवाद के बहुत सारे तत्वों को देख सकते हैं और उसको ही अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। जब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को भी रखा गया था, तो संपत्ति का जो अधिकार था वो एक तरीके से जो संपत्ति वाले लोग हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा देने का था, जबकि वास्तव में होना, हालांकि अब हटा दिया है उसको, परंतु एक ये मॉडल एक पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला था, पूंजीपतियों की संपत्ति को सुरक्षा देने वाला मॉडल था। उनका मानना है कि जबकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत काम का अधिकार होना चाहिए, रोजगार का अधिकार होना चाहिए। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, लोगों के भुखमरी फैली हुई है, अशिक्षा का वातावरण है, दरिद्रता है, लोगों का विकास नहीं हुआ है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उनमें पिछड़ापन है, तो वो उनके लिए जो राजनीतिक अधिकार है उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो इस तरीके से उनको सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को एक काम देने का अधिकार, रोजगार देने का अधिकार ये होना चाहिए। और पूंजीवादी मॉडल को जो भारत में लागू किया गया है वो सही तरीके से भारतीय राजनीति को या भारतीय व्यवस्था को समझ नहीं सकता है, तो ऐसा इन लोगों का मानना है। तो संसदीय जो तंत्र है वो पूंजीवाद का एक तंत्र है। तो इस प्रकार से यार देसाई कहते हैं कि मूल अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार दिया था वो संपत्ति का अधिकार एक तरीके से संपत्तिशाली जो लोग हैं उनको संरक्षण देना था। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बेकारी है और काम की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा इनके द्वारा कहा जाता है। तो इस तरीके से ये बुर्जुआ जो लोग हैं, ये भारत जो राज्य है वो बुर्जुआ लोगों का राज्य बन करके रह गया है। तो इसी प्रकार से प्रोफेसर B.R. मेहता कहते हैं कि मार्क्सवादी समाज में ने ही विषमता को अलग किया है, शोषण को अलग किया है, जो जन सामान्य की भागीदारिता को बढ़ाने का कार्य किया है, मजदूर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, प्रबंधन में मजदूर वर्ग को या जो संपत्तिहीन लोग हैं उनको भागीदारिता बढ़ाने का कार्य किया है। तो ऐसा इनका मानना है। इसी प्रकार से ग्रामीण जो समुदाय है उनको भी प्रतिनिधित्व देने का मार्क्सवादी दृष्टिकोण के माध्यम से ही प्रयास किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। किंतु एक समीक्षा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो भारतीय समाज को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय धार्मिक जो भावनाएं हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, इन सबको पूर्णतः अच्छी तरीके से समझने में असफल है और सही तरीके से इसके माध्यम से भी इसको नहीं समझा जा सकता है, ऐसा इसकी समीक्षा के रूप में हम कह सकते हैं। आज इतना ही, बाकी का बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।